हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे। हमको पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी। लुक हियर, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले देखो ये वर्क, व्हाट इज वर्क? W। वर्क क्या होता है? हम जानते हैं वर्क मीन्स कार्य। कोई भी कार्य होता है उसको बोलते हैं वर्क। जैसे डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा वर्क है, बहुत ज्यादा काम है, और हम क्या करते हैं? वो काम क्या हो सकता है? हो सकता है हम फोन में अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या फिर हम क्या बोलते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। कैसे हार्ड वर्क करता हूँ? मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो ये जो वर्क है एक्चुअली साइंस के लैंग्वेज में अपन बोले, फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो ये वर्क नहीं है। ठीक है, मीन्स लगातार फोन में बात करना या फिर केवल कुछ राइटिंग करना, गाना गाना, ये वर्क नहीं है। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे, साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो वर्क तभी लगेगा जब कोई फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद जब मूवमेंट होता है मींस जो ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस होना चाहिए अपनी जगह से, तब उसको बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। देखो जैसे जनरल केस में अपन क्या बोले? फर्स्ट, सिंगिंग ए सॉन्ग, singing a song. Second, talking with clients. Talking with clients. Third, going upstairs. Going upstairs, ऊपर जाना। फोर्थ, पुटिंग अ बुक फ्रॉम ग्राउंड टू टेबल। ये 2-3 वर्क के टाइप हैं। सिंगिंग ए सॉन्ग, अपन गाना गा रहे हैं। एक्चुअली मैंने क्या बताया? वर्क अपन कब बोलेंगे? वर्क किसको बोलेंगे? जब कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए। मींस अपन मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे हम फोर्स लगाए। क्या लगाए? हम फोर्स लगाए, और इस फोर्स को लगाने के कारण यहाँ पे कुछ ऐसा धक्का दिए, इसे अपन पुश किए, और पुश करने के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ पे आ गया। ऑब्जेक्ट कुछ भी इसका मास हो सकता है, m मास है, और इसमें अपन फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के कारण ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव होके यहां पे आ गया। ठीक है, तो इसमें अपन बोलेंगे ये कंडीशन है, मींस फॉर वर्क देयर शुड बी अ फोर्स। वर्क होने के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट में अपन फोर्स लगाते हैं, देयर शुड बी अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फोर्स और फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब अपन बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में वर्क हुआ, इस ऑब्जेक्ट में वर्क हुआ इस फोर्स के द्वारा। इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया। द वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय दिस फोर्स। ठीक है, इसको समझना है अपन को। ठीक है, मीन्स ये वर्क भी कौन सा वर्क हुआ? इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ, वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय दिस फोर्स। ठीक है, लुक हियर, सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाना। तुम सुबह से शाम तक गाते रहो, पैसा कमाते रहो, मैं बहुत काम करता हूं। नो, दिस इज नॉट वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ये गाना गाना वर्क नहीं है, क्योंकि ना तो फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगाने के कारण कोई चीज में मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो
singing a song is not any type of work. If you're talking about science, talking with your clients, अपने client से बात कर रहे हैं, talking with your clients, client से बात कर रहे हैं फोन में, ये भी वर्क नहीं होगा, इसको भी बोलेंगे वर्क नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट ए वर्क. नाउ लुक हियर, गोइंग अप स्टेयर, अगर ऊपर जा रहे हो तो ये वर्क होगा, दिस इज वर्क. यस, व्हाई, बताओ क्यों होगा. मैंने कहा दो कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए. फर्स्ट, देयर शुड बी अ फोर्स, ओके, which is applied, okay, and a mass should move, there should be displacement of mass, means अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी मूव हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है. हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब मान लो वेट है 40 kg, 50 kg, 60 kg, जो भी वेट होगा, है ना. तो इसके कारण अपना क्या अपना एक मास हो गया 30 kg, और ये ऊपर जा रहा है. फोर्स कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, हम खुद फोर्स लगा रहे हैं, अपनी बॉडी फोर्स लगा रही है. ये हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है, उसके अपोजिट अगर अपन ऊपर जा रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचता है उसके अपोजिट अपन ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें भी वर्क होगा. यस, इसमें वर्क होगा क्योंकि बॉडी यहां से यहां मूव हो रही है. बहुत डिटेल में और आपको बताऊंगा मैं कि वर्क कैसे होगा, है ना, वर्क कितना हुआ, वर्क कैलकुलेशन कितना वर्क हुआ, इसका कैलकुलेशन भी अपन देखेंगे. ठीक है, ये वर्क हो रहा है. पुटिंग ए बुक फ्रॉम ग्राउंड टू टेबल, मीन्स जमीन में फर्श में एक बुक रखी है, उसको अपन टेबल में रख रहे हैं, उठा के कहाँ रखे, टेबल में. तो है बुक में कुछ ना कुछ मास होगा, और उसको फोर्स लगाएंगे तभी वो क्या होगा, जो बुक है वो नीचे से ऊपर टेबल में अपन रख पाएंगे. मीन्स ये भी क्या है, वर्क है. ठीक है, तो हमको ये समझना है कि कौन सा वर्क है, कौन सा वर्क नहीं है. अच्छा, एक और कंडीशन देखो, मान लो a man is holding something, say 2 kg of load, a 20 kg of load on his head for half an hour. अगर कोई अपने आधे घंटे तक अपने सिर में क्या रखा है, एक 20 kg का भार रखा है, एक बोझा रखा है, मीन्स a man holding 20 kg of load on his head. ओके, देखो 20 kg का लोड रखा है, a man is there, okay, who is holding this 20 kg लोड ऑन हिज हेड. ठीक है, अपने सिर के ऊपर लोड रखा है 20 kg का. अब बताओ यहां पे वर्क होगा कि नहीं. अगर ये आधे घंटे तक अपने सिर के ऊपर एक टोकनी रखा हुआ है 20 kg की, तो इसमें वर्क होगा कि नहीं. वर्क के लिए मैंने बताया आपको दो कंडीशन, एक होता है मास, उस मास में हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए. अब बताओ यहाँ कुछ मूवमेंट है क्या, भले ही वो पसीना आ जाए, आधा घंटा में थक जाए, हो सकता है कि वो थक ही जाएगा, है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसने वर्क किया. वो नहीं बोल सकता कि मैं आधे घंटे से काम कर रहा था. ये अपन बोलेंगे कि नो वर्क इज डन, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो जब फोर्स तो लग रहा है, उठा रहा है, ताकत लगा रहा है इसको ऊपर उठाने के लिए, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अपनी जगह में रुका हुआ है. तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के कारण हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है. ठीक है, ये अपन देखेंगे कि इस केस में अपन बोलेंगे कि कोई भी कार्य नहीं हुआ. ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस कंडीशन में कार्य नहीं हुआ. यही लेके अगर ऊपर छत में चढ़ता तो डेफिनेटली वर्क हुआ बोलते. ठीक है, चलो अपन आगे और समझते हैं. ये समझ में आ गया आप लोग को. आगे देखते हैं इसके बाद, where is duster. A
एक और एग्जांपल देखो, जितने एग्जांपल हैं पूरे नोट करोगे कॉपी में, ठीक है। सिलेक्टेड एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये आपको समझना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल, जो भी नंबर उसको डाल लेना। अ मैन टेकिंग लोड ऑफ 20 kg या 15 kg, उसका लोड वो ले जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, 10 मीटर तक लेके गया वो। लुक हियर, अ मैन टेकिंग लोड ऑफ, कुछ भी हो सकता है, 15 kg, 15 kg का लोड ले जा रहे हैं, ठीक है। कितने दूर तक? टू अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, टू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। क्वेश्चन समझना कि एक मैन क्या कर रहा है, 15 kg 15 kg का एक बैग समझ सकते हो, 15 kg का बैग कहां ले जा रहे हैं? 10 मीटर तक ले जा रहे हैं। 10 मीटर मींस, अगेन फिर से देखो वही फिगर बनाते हैं अपन कि ये एक मैन है, ये अपने मान लो अपने सिर के ऊपर, मान लो अपने सिर के ऊपर ये लोड रखा है और इसको चल के जा रहा है, चल के जा रहा है कहां तक? यहां पे पहुंच गया। अब अपन समझेंगे ना हुआ क्या। देखो ये ऑब्जेक्ट को अपन देखेंगे, किसको देखेंगे? इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है यहां से इस तरफ, कितने दूर गया? 10 मीटर। एक मैन है, ये इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले गया, तो इसमें काम किया कि नहीं, वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हुआ या हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो फिर से समझना, और ये जो ले जा रहा है यहां पे एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से ले जा रहा है। ये मैंने कहा कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये ले जा रहा है, ऐसा नहीं कि फिर रुक गया, फिर ले जा रहा है, फिर रुक गया, मींस एक ही स्पीड से जा रहा है और यहां तक गया। मतलब अपन बोल सकते हैं कि विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको जरूर लिखो साथ में, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसको समझना है अपन को, ठीक है। फिर से अपन रिवाइज करते हैं कि फोर्स मैंने क्या बताया था। मैंने वर्क बताया था, वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ फोर्स होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये ओके। अपने पास ये तो है, हमको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यस डेफिनेटली दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इस जगह पर अपन बोल सकते हैं ये एस डिस्प्लेसमेंट है। इसमें फोर्स लग रहा है क्या, ये अपन को देखना है। अब हमको देखना है फोर्स, एस तो दिख गया, यहां से यहां तक एस है। फोर्स है क्या? अगर फोर्स कुछ होगा तो फोर्स से एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। मैंने क्या कहा था कंडीशन कि यहां से ये ऐसे जो जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मींस सीधा सीधा जा रहा है और उसकी स्पीड न बढ़ रही है ना घट रही है, सेम स्पीड से जा रहा है। अब बताओ अगर इसकी वेलोसिटी न बढ़ रही है घट रही है, कोई भी एक वेलोसिटी है, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है v, सी जा रहा है, वेलोसिटी v से इस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा ये बताओ, फोर्स क्या लगेगा? अगर ऐसा जा रहा है, सेम वेलोसिटी है, स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तब फोर्स क्या लगेगा? आप लोग को याद है फोर्स होता क्या है? फोर्स किसको बोलते हैं बताओ, फोर्स किसको बोलते हैं? चलो
अपन थोड़ा सा समझते हैं फोर्स के बारे में, बता चुका हूं मैं और आपको मालूम भी है, फोर्स बहुत बेसिक कंसेप्ट है। फिर भी देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है बताओ। फर्स्ट लॉ हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके लिए हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है बताओ। एन ऑब्जेक्ट विल आइदर बी इन रेस्ट or will be in state of uniform motion or in state of uniform velocity if no external force is applied on it। ठीक है, क्लियर, मैंने बता दिया है, पहले ही बताया है और तुम लोग जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो या तो वो रेस्ट में रहेगा, क्या रहेगा, रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका रहेगा, अगर फोर्स नहीं लग रहा है कोई भी फोर्स तो, या फिर अगर वो चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट से चल रहा है 10 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, v की स्पीड में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मींस अगर ये ऐसा जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसको, यहां से यहां जाने के लिए फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक। अपन बोलते हैं प्रैक्टिकली फोर्स लगेगा, है ना, प्रैक्टिकली फोर्स लगेगा। वो क्यों लगता है फोर्स, वो एक्चुअली ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, है ना, एयर फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगता है। तो अभी अपन क्या मानते हैं, आइडियल कंडीशन मानते हैं, अपन मानते हैं कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन नहीं है, मान लो बॉल इधर जा रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, साथ में सरफेस फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉल अगर इधर जा रही है तो जाती रहेगी, उसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, सेम स्पीड से जा रही है बॉल। ऐसे ही अगर ये इस स्पीड से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस स्पीड से जा रहा है तो ये तो अपने आप जाते जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले जाने के लिए कोई भी फोर्स की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैन लगा रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, है ना, यहां से यहां ले जाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो, ठीक है, फोर्स जीरो, क्योंकि मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन है और फोर्स होता भी क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन, मास इनटू एक्सलेशन, ठीक है। तो फोर्स तो अपन जानते हैं, मास तो है इसमें 15 kg का है, मान लो ये ऑब्जेक्ट 15 kg का, और इसमें एक्सलेशन है क्या, एक्सलेशन है क्या इसमें। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मींस वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, अगर वेलोसिटी स्लो करता एकदम तो रिटार्डेशन होता, वेलोसिटी को बढ़ाता तो एक्सलेशन होता, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नो एक्सलेशन, और नो एक्सलेशन मींस ये एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन नहीं है मींस फोर्स क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया, लेकिन आपको ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी मालूम होना चाहिए इसके लिए, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। और धीरे धीरे समझेंगे, अभी प्रैक्टिकली तुमको लगेगा कि यहां से यहां भी वर्क कैसे नहीं होगा, इतने दूरी ले जा रहे हैं यहां से यहां तक तो वर्क तो होगा ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन अपन आगे पढ़ते जाएंगे कि वर्क हो रहा है तो कौन सा वर्क हो रहा है ना। वर्क डन बाय दिस मैन, ये मैन कोई काम नहीं कर रहा है, वर्क डन बाय दिस मैन, है ना, ये कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कुछ भी चीज यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां ले जाने में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन इज जीरो, वर्क इक्वल टू फोर्स जीरो इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि a man taking load of 15 kg to a horizontal direction to horizontal distance of 10 meter with uniform velocity, in this case there will be no work, work done zero, अपन बोलेंगे कि कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू जीरो, नो फिजिकल वर्क इज
डन। ठीक है, ये समझ गए। चलो अब हम फोर्स पे आगे बढ़ते हैं। फोर्स का मैंने क्या समझाया, अब देखते हैं अपन। फोर्स जो लगता है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपन बोलते हैं वर्क। ठीक है, फिर से अपन वापस आते हैं। लुक हियर, मैंने आपको बताया बच्चों कि वर्क डन इक्वल टू क्या, हमको मालूम होना चाहिए फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखो। ठीक है, स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नोट कर लो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यू शुड रिमेंबर दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होता। वर्क इतना न्यूटन का हुआ मींस इतने न्यूटन का वर्क हुआ, और वर्क की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये जूल, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर, इसको बोलते हैं। फोर्स की न्यूटन होती है, इसकी डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर, या फिर बोलते हैं इसको और जूल। ये सब याद रखोगे, ये सब याद रखना है। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, और इसको याद रखेंगे। ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको फिर से अपन लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वर्क। और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों ये तुम लोग लिख लिए हो, व्हाट यू हैव रिटन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, या वर्क को क्या बोलते हैं, जूल में बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। फिर अपन ने क्या बोला, इसको और अच्छे से लिख लो, वर्क इक्वल टू फोर्स, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक चीज और भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, दोनों एक ही है, और थोड़ा आगे जाओगे तो सीखते जाओगे, है ना। अभी समझो, मींस अगर इधर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए। फोर्स इधर लगा तो डिस्प्लेसमेंट भी, याद रखो कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा है ना, तो क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में देखेंगे। तो इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा, डायरेक्शन जरूर देखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अपन देखेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, या फिर दूसरा देखो, या फिर दूसरी चीज देखो, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अंतर समझ में आएगा धीरे धीरे, दोनों की डिस्प्लेसमेंट एक ही होना चाहिए। अभी हमने क्या किया, फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट को क्या किए, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में कर दिए, समझो। या फिर फोर्स को हम कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिख लो अभी, या फिर फोर्स कहां पे, इन द डायरेक्शन, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी के लिए, अभी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। ये नोट कर लो और थोड़ा सा समझ लो। मैं जानता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये, ठीक है, और मैं अभी समझाने की कोशिश भी करूंगा तो तुम लोग को थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तुम लोग उलझ जाओगे।
तो अभी केवल हमको थ्योरी याद रखना है, आगे मत बढ़ो इससे कि क्या होता है ये आगे, मतलब तू कैसे समझ में आएगा कि फोर्स मान लो हम ऐसे लगा दिए, एक मान लो ठेला है, थोड़ा सा समझाता हूं, थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये कोई गाड़ी है, कोई चीज है, और इसको कोई धक्का दे रहा है, अ मैन इज पुशिंग इट इन दिस वे, ऐसा देखो ये। अब देखो इसको, मीन्स नीचे ठेला है ऐसे पर धक्का दे रहे हैं, बराबर से नहीं, आदमी बहुत ऊंचा है और ऐसा उसको धक्का दे रहा है, उसको इधर इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। अब ये हो गया फोर्स, और ये, लेकिन गाड़ी किधर भाग रही है, वो ठेला आगे चल रहा है ना। तो हमको मान लो ये फोर्स है, मान लो ये फोर्स है 50 न्यूटन। ये फोर्स कितना है, मान लो ये फोर्स कितना है, 50 न्यूटन का फोर्स है, और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये लगाने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर। देखो समझो, थोड़ा सा समझो, ज्यादा नहीं समझना है, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं कि ये 50 न्यूटन का फोर्स अपन ऐसे ले रहे हैं, धक्का नीचे तरफ दे रहे हैं, एकदम स्ट्रेट ऐसा नहीं दे रहे हैं धक्का, धक्का उसको नीचे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा धक्का दिए, क्योंकि ठेला नीचे है, झुक के नहीं दे सकते, ऐसा अपन धक्का दे रहे हैं, लेकिन चल रहा है इधर, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन का होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स क्या, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर हुआ, फोर्स को तुम 50 नहीं कर सकते, ये मैं समझाना चाह रहा हूं अभी बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट 5 है और फोर्स 50, फोर्स तुम बोलोगे कि 50 का फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 55 जा 250, तो इसको कर दिए 250 न्यूटन, 250 जूल न्यूटन मीटर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन, हमको इस फोर्स ये डायरेक्शन चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, फोर्स सीधा सीधा अगर धक्का लगाता ना ऐसे करके 50 न्यूटन से तो ये सही हो जाता, लेकिन धक्का वो ऐसे लगा रहा है, तो वर्क थोड़ा सा चेंज होगा, इधर 50 है तो यहां हो सकता है ये 40 के बराबर ही लगे, हो सकता है 40 के बराबर लगे, ये कैलकुलेट करते हैं अपन, आगे की बात है, अभी नहीं, अभी नहीं। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ये कंडीशन अगर है तो अभी अपन सीधा मल्टीप्लाई करके इसको आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी कंडीशन में दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें नहीं बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, ये समझ में आया है ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन इस पे बेस पे, चलो क्वेश्चन बनाओ, ये फार्मूला लिख लिया तुम लोग, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लो, बस थ्योरी थोड़ा सा याद रखो, ज्यादा नहीं। चलो देखो एक क्वेश्चन है, a force of 20 Newton is applied on a box. The box displaces by 8 meter in the direction of force. Find work done by this force on the object. ठीक है, समझो, ऐसे तो फार्मूला रखेंगे बन जाएगा, कुछ भी नहीं, 1 मिनट लगेगा, है ना। फार्मूला तुमको मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन है, एक बॉक्स में अप्लाई किए,
द बॉक्स डिस्प्लेसेस बाई 8 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 मीटर है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, और वर्क डन फाइंड करना है। मींस वर्क डन का फार्मूला मैंने अभी बताया आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है 20 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 8, दैट इज 28 जा 160 न्यूटन मीटर। ओके 160 न्यूटन मीटर, वर्क डन इज 160 न्यूटन मीटर, है ना ये, ठीक है। तो इसके अपन को कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई किए आगे आंसर, लेकिन हमको क्या क्या चीज समझना है। पहला ये देखो जो फोर्स यहाँ लिखा है कि 20 न्यूटन अप्लाई हुआ है उस बॉक्स में, और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये बिल्कुल ध्यान रखोगे, है ना। 8 मीटर, द बॉक्स डिस्प्लेसेस बाय 8 मीटर इन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द बॉक्स डिस्प्लेसेस 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मींस फोर्स मान लो ऐसा लगता तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा होता, अगर फोर्स इधर लग रहा इधर लगता तो इधर लगता। मींस 20 न्यूटन का फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है इस बॉक्स में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है 8 मीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर सेम है ना, सेम इसी डायरेक्शन में ऐसा करके इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 20 इंटू 8 दैट इज 160 न्यूटन, ठीक है। एक चीज ये और याद रखेंगे कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो वर्क करते हैं, है ना, वर्क कोई ना कोई फोर्स करता है, वर्क कौन करता है, फोर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स, इसको भी समझो, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये एकदम बेसिक चीजें हैं। जब तक अपन एकदम बेस को नहीं समझेंगे, है ना, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तब तक आगे के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि वर्क डन क्या पूछते हैं, वर्क डन एक पर्टिकुलर, इसमें और भी आंसर आ सकता है, वर्क डन, ये जो आंसर आया ना कि इसमें वर्क डन, तो वर्क डन हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है वर्क डन क्या आ जाए 0 आ जाए, हो सकता है वर्क डन निगेटिव आ जाए, माइनस में भी आ जाए, तो अलग अलग चीजें। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स, इसको बिल्कुल ध्यान रखोगे, ये तभी तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ये जो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, ये वाला फोर्स, इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 160 न्यूटन मीटर, या फिर 160 जूल, 160 जूल, ओके 160 जूल। अच्छा ये जूल क्या होता है, 160 जूल, ठीक है। जूल क्या है, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ वर्क। 1 जूल मींस क्या होता है, व्हाट इज 1 जूल, बताओ 1 जूल कब आएगा, ये हो गया ना, क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। हम ये देख लेते हैं एक बार कि जो जूल जो बोलते हैं अपन 1 जूल, ये 1 जूल होता क्या है, 1 जूल मींस 1 न्यूटन मीटर, कब आएगा, लेट्स इरेज इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 जूल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो 1 जूल को समझते हैं, अपन जानते हैं वर्क डन W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। फोर्स मान लो फोर्स 1 है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 जूल। बस इतने से अपन को समझ में आ जाएगा कि 1 जूल वर्क क्या होता है। 1 जूल वर्क क्या हुआ, देखो अगर फोर्स 1 है, फोर्स क्या है 1 है, रिवाइज करो, 1 मींस क्या, 1 न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन है, वो किसी बॉक्स में अपन अप्लाई किए, है ना, और डिस्प्लेस कितना हुआ 1 मीटर, S 1 मीटर मींस
इफ 1 न्यूटन of force, okay, if 1 newton of force is applied a box and it displaces a box by 1 meter, by 1 meter means it displaces this box by 1 meter. 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और इस फोर्स को लगाने के कारण ये बॉक्स कितना 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया है ना। तो इसको अपन बोलेंगे कि वर्क डन इक्वल टू force into displacement 1 into 1 joule. So this work is called 1 joule work. ठीक है, ये 1 joule work किसने किया, इस फोर्स ने किया। ओके, मींस द वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स। हमेशा वर्क कौन करता है, फोर्स करता है, याद रखना, वर्क कौन करता है, फोर्स करता है। तो वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स, ओके, दैट जो क्या करता है, when it displaces an object by 1 meter, कितना डिस्प्लेस करता है 1 मीटर in the direction of force is called 1 joule. इसको सेम जो है इसको लिख लेते हैं, look here, the work done by 1 newton force, work done by 1 newton force that displaces an object, that displaces an object, कितना डिस्प्लेस करता है, by 1 मीटर, that displaces an object by 1 मीटर, इसी को बोलते हैं is called 1 joule work, 1 joule of work. ओके, 1 न्यूटन फोर्स लगाए और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के कारण वो क्या हुआ, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो इस वर्क को बोलेंगे अपन 1 जूल वर्क। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देखते हैं, जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन निगेटिव भी होता है। ठीक है, अपन एक चीज और देख लेते हैं कम से कम अभी। वर्क डन जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क या तो होगा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। इस चीज को अपन समझ लेते हैं कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क निगेटिव भी होता है। ठीक, पॉजिटिव कब होता है, इस वर्क को किस चीज को समझते हैं, पॉजिटिव कब होता है, अपन फोर्स लगाए। ठीक है, वी हैव अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट मूव्स। हमने इधर फोर्स लगाया इधर और ऑब्जेक्ट इधर गया, मींस जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मींस इधर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर आया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, इधर धक्का देंगे तो इधर ही जाएगी कोई चीज, है ना, इधर धक्का दोगे तो वापस तो आएगा नहीं, इधर धक्का देंगे तो इधर ही जाएगा, जो एकदम नॉर्मल अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो वो जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मींस ऐसा फोर्स लगाए और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट एस डी जो है वो इसी डायरेक्शन में हुआ, ऐसे करके ऑब्जेक्ट चला गया, इधर यहां से यहां चला गया ऑब्जेक्ट, इधर फोर्स लगाए। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में है, देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू बी पॉजिटिव। बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, बाय द वर्क डन, देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव हुआ। ठीक है, पूरे वर्ड टू वर्ड अपन को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लिप किए तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार लिख लेते हैं इस चीज को, इसका मतलब पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इसको देखो एक बार, इसको देखो क्या होता है पॉजिटिव।
निगेटिव क्या होता है, निगेटिव वर्क कैसे होता है उसका एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले समझो क्या होता है व्हेन, इसको लिखो अच्छे से, समझो लिखो, ठीक है, समझना जरूरी है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट is in the direction of applied force, applied force, if displacement is in the direction of applied force, माने अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में है, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है ना। इस केस में अपन क्या बोलेंगे, देन वर्क डन बाय व्हाट, बाय दिस फोर्स, नोट करना जिस फोर्स की बात कर रहे हैं उस फोर्स की, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स लिख देते हैं अपन, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, on the object is positive, is positive, ठीक है। चलो निगेटिव अपन देख लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, नो प्रॉब्लम। वर्क निगेटिव कब होता है, वर्क निगेटिव कब होता है, वेरी सिंपल, इसी का अपोजिट निगेटिव होगा। पहले लिख लेते हैं इसको, फिर समझ भी लेंगे, ठीक है, फिर समझ भी लेंगे। मींस क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तब अपन बोलेंगे कि जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या है, निगेटिव है, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो निगेटिव है, ठीक है। सेम लिखते हैं, when displacement is in the direction, इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं, या तो तुम ऐसा बोलो, देखो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हम समझते हैं इसको, देखो समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, डिग्री कितना है बताओ, 0, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही। अगर फोर्स ऐसा लग रहा है और कहीं डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाता, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चले जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि 0 नहीं है, थोड़ा सा एंगल है, ऐसे करके थोड़ा सा एंगल है ना, तो ये थीटा हो जाता, पर थीटा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो एंगल है वो 0 है, मींस फोर्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मींस इसको चलो घुमाओ ऐसे करके, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और ये पलट गया, मींस फोर्स इधर लग रहा है, सेकेंड कंडीशन, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इधर ही वापस S, ये डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। नाउ सी, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है, होती है, बहुत यूजली होती है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, ओके, बस ऐसा होता है, अभी समझो कैसे होगा बताऊंगा। अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, तो बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो कितना है, 0 नहीं, पूरा घूम गया 180, या तो बोलेंगे कि डायरेक्शन अपोजिट है, सिंपल वर्ड में ऐसा लिखता है कि इधर फोर्स और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मींस इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू व्हाट, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, देन द वर्क इज कॉल्ड नेगेटिव। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, ओके, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन कितना एंगल है, 180 डिग्री है, बोथ आर सेम थिंग, कैसे भी समझो कैसे भी लिखो, है ना। अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि अगर निगेटिव वर्क है, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा,
180। फिलहाल अपन ऐसे समझेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है या इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस फोर्स के द्वारा, फिर से मैं बोल रहा हूं, देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इसको बिल्कुल समझना है, देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। चलो लिखते हैं, व्हेन displacement is in the when displacement is in the opposite direction, in the opposite direction of what? Of direction of force, of direction of applied force लिख देते हैं, of applied force, applied force के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, देन तब क्या होगा? देन फिर से की पॉइंट, व्हाट इज की पॉइंट? then work done by the force, जो फोर्स की बात कर रहे हैं अभी अपन, वर्क डन by the force on the object, on the object is negative, ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है, ओके, समझ गए इसको? अपन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव तो बहुत इजी है, इससे पहले मैंने एग्जांपल बताया था कि इतने न्यूटन का फोर्स है, इतने मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जो इससे पहले एग्जांपल बताए थे वो बहुत इजी था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके कारण हमारा पॉजिटिव वर्क आ गया। ये मैंने एग्जांपल बता दिया है, आप देख लेना फिर से कौन सा एग्जांपल है। अब मैं बता रहा हूं निगेटिव वर्क का एग्जांपल कैसे होता है। निगेटिव वर्क का मतलब क्या है? निगेटिव वर्क का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब देखो एक अपन एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लुक हियर, दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा है, ये बॉक्स रखा है, ठीक है। इस बॉक्स का वेट अपन मान लिए 50 केजी, ठीक है। इस बॉक्स का वेट कितना है? 50 केजी। अब इस बॉक्स पे अपन फोर्स लगाते हैं, यहां पे ऐसे करके इस बॉक्स पे अपन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाएं अपन? मान लो इसमें फोर्स लगाएं 25 न्यूटन, F इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। 25 न्यूटन। अच्छा, और ये डिस्प्लेस हो जाता है, कितना डिस्प्लेस होता है? यहां से 1 मीटर डिस्प्लेस होता है। ये डिस्प्लेस होके चला गया 1 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, राइट। अब देखो हमको करना क्या है। अगर अपन इधर लगाएंगे, इधर फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो हमेशा जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन अगर इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन किधर जाएगा? अपोजिट। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। हमेशा ध्यान रखो कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, अगर कार चल रही है इधर, मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट, है ना। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, ठीक है कि नहीं। अगर प्लेन इधर चल रहा है तो
एयर भी अपोजिट होती है। अगर कार चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट रहता है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें अपन फोर्स लगाए इधर, फ्रिक्शन फोर्स अपन बोलते हैं एफएस, मान लो ये एफएस है, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मान लो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। लुक हियर, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब अपन को ये देखना है कि इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके द्वारा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, समझ लो इस बात को, हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर, क्योंकि अपन 15 न्यूटन 25 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, इधर अपन धक्का दिए, ये ऑब्जेक्ट मूव होते होते यहां चला गया, है ना। और जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट लगता है, मतलब फ्रिक्शन इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शन है। देन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो हम समझ जाएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन मूवमेंट किधर हो रही है, इस तरफ हो रही है, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव, ये काम कर नहीं रहा है, उल्टा रोक रहा है। नेगेटिव मतलब ये रोक रहा है, ये रोकने वाला है। ये काम निगेटिव होने का क्या मतलब है, जो काम हो रहा है उसको करने नहीं देना, सीधी सी बात है। एक तो कोई काम कर रहा है और दूसरा तुम उस काम को कर रहे हैं, चुपचाप बैठो वहां तक तो ठीक है, चुपचाप भी नहीं बैठे हैं, वो और टांग खींच रहे हैं। निगेटिव वर्क का मतलब ऐसा समझ सकते हो, मतलब ये वर्क कर रहा है, सीधा इसको धक्का दे रहा है, सीधा सीधा जाने दो। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बोल रहा है, नहीं मैं नहीं करने दूंगा, ये रोक रहा है, उल्टा निगेटिव है इसको, इसका वर्क क्या हो गया, निगेटिव। ये खींच रहा है, काम उधर हो रहा है और ये उल्टा खींच रहा है ना। जाना इधर है, इसको जा भी रहा है, लेकिन ये टांग खींच रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं वर्क डन क्या है, नेगेटिव। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो अपन जान गए कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू, माइनस लगा देंगे और फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1, तो -5 जूल, -5 जूल या -5 न्यूटन मीटर। इस केस में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस केस में जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था और मोमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा था। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अगर क्वेश्चन आएगा सेम थिंग इज देयर, सेम थिंग इज देयर, और क्वेश्चन क्या था, फाइंड वर्क डन बाय इसके कारण, है ना। तो इसके कारण होता, तो इसके कारण वर्क डन क्या होता, 25 इंटू 1, इसके कारण, क्योंकि ये फोर्स 25 है, ये फोर्स 25 है और डिस्प्लेसमेंट 1 है। वर्क डन बाय दिस फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हैं हम, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इसलिए हो जाता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 25 इंटू 1। ये काम कर रहा है 25 इंटू 1 जूल, जबकि ये रोक रहा है, ये क्या कर रहा है 5 इंटू 1 जूल, ये रोक रहा है ना। तो बहुत सारे फोर्स एक साथ काम करते हैं। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट पे जब अपन बोलते हैं एक फोर्स काम नहीं करता है, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। तो मान लो हम धक्का दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट उसी फोर्स के अनुसार नहीं चलेगा, हम ये बोल रहे हैं कि इसके कारण कितना वर्क हुआ। एक्चुअली एयर तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है ना, अपोजिट तो एयर रोक रही है, अब एयर जो फ्रिक्शन है उसके कारण भी निगेटिव होगा। ऐसे बहुत सारे, अगर इंक्लाइन प्लेन है तो ग्रेविटी रोकती है, उसके कारण भी होगा। तो धीरे धीरे अपन सीखेंगे कि बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, हर डायरेक्शन का फोर्स होता है। अभी अपन सिंपल क्या सीख रहे हैं, या तो डायरेक्शन में या फिर अपोजिट, ये बाद में सीखेंगे। ये थीटा अगर तिरछा ऐसा है और फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, ये जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जो होते हैं, है ना। तो ये आएंगे आगे, अभी अपन को इनको नहीं देखना है, अभी इनको
थीटा एंगल वाले अभी छोड़ देते हैं, अभी हमको ये इतना ही समझना है। सो इसमें आ गया वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव एंड इट्स वैल्यू इज -5 न्यूटन मीटर, या फिर बोल सकते हैं -5 जूल। ओके, सो स्टूडेंट्स ये सारा अच्छे से बनाओ, प्रॉपरली कॉपी में नोट करो, इन क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूरे बनने चाहिए। ओके, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाना, ठीक है। इन पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम देख सकते हैं। क्वेश्चंस अपन बाद में सॉल्व करेंगे यार, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।